नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC एंड सर्जिव ऐप पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पर्यावरणीय समस्याएं ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। तो ग्लोबल वार्मिंग से दोस्तों ये 30 प्रश्न है वो लेकर आए गए हम, जो कि प्रयोगशाला तकनीशियन और प्रयोगशाला परिचालक के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से 2 से 3 प्रश्न है दोस्तों जो आपको लगातार है वो देखे गए हैं। जो आप लोग जितने भी नए दोस्त हैं हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से है वो वीडियो है वो मिलता रहे। साथ में इस वीडियो का पीडीएफ का प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य साहू जी के टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वो डाल दिया गया, तो आप वहां से जाकर टच करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इसका वीडियो का पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। पहला प्रश्न बोलता है ओजोन परत पाई जाती है प्रकाश मंडल में, क्षोभ मंडल में, क्षोभ सीमा में या फिर समताप मंडल में। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में है वो पाया जाता है। इनका जो 90% हिस्सा है दोस्तों समताप मंडल में रहता है और 10% हिस्सा है वो आपका क्षोभ मंडल के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है। कितने ऊंचाई पर है दोस्तों ओजोन परत है पृथ्वी से ऊंचाई पर, है ना? 50 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर या फिर 20 किलोमीटर। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो पृथ्वी से जो ओजोन परत की ऊंचाई है ओजोन है O3 है, इसका सूत्र है ना, आणविक सूत्र है, इसको ध्यान में रखिएगा। साथ में ये पृथ्वी के तल से जो ऊपर की ऊंचाई में है वो 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के रेंज में है ये ओजोन परत है उसका निर्माण है वो हुआ है। इनके माध्यम से दोस्तों जो सूर्य की किरणों से आने वाले जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको है वो अवशोषित कर लेता है, जो कि जमीन में नहीं आने देता, जिसकी वजह से जो स्किन कैंसर होने के जो चांसेस रहते हैं वो पूरी तरीके से खत्म है उसको कर देता है और हमारा जो सुरक्षा है वो करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर वायुमंडल में ओजोन परत है वर्षा करती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है, पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन रक्षा करती है, फिर वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न है वो करती है। तो ये है दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। वायुमंडल जल में जो ओजोन परत है वो पृथ्वी पर जो पराबैंगनी किरणों से क्या करती है, जीवन की रक्षा है वो करती है। इसके वजह से जो सूर्य के से जो लघु तरंगे है ना, जिसको बोला जाता है पराबैंगनी किरणें, उनको क्या करता है अवशोषित कर लेता है और जैव मंडल की सुरक्षा है वो करता है। ओजोन परत का अगर विखंडन हो जाता है दोस्तों तो ये बहुत ही बड़ा घातक सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो जीव रहते हैं उनमें क्या है स्किन कैंसर है वो उनके होने के चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और पूरा जो जीव है मंडल है उसको इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा तरीके से करेगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह वायुमंडल को ऑक्सीजन प्रदान करती है, वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है, वह पृथ्वी का तापमान संतुलित रखती है, फिर वह पृथ्वी को ऊर्जा प्रदान करती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ओजोन परत है जो मानव के लिए उपयोगी क्यों होता है, क्योंकि वह सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें वो पृथ्वी पर आने नहीं देते उसको। ओजोन परत है जो मोटी परत होती है दोस्तों, ये बहुत ही मोटा परत होता है, वो क्या कर लेते हैं पूरा पराबैंगनी किरणों को है अवशोषित है वो कर लेता है, जिसकी वजह से क्या है ये पृथ्वी पर ये पराबैंगनी किरणें है वो नहीं आ पाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है कॉस्मिक किरणों को, इंफ्रारेड किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को या फिर सभी विकिरणों को। तो यहाँ पर जो ओजोन परत है दोस्तों वो सिर्फ आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या है अवशोषित करने का कार्य है वो करती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 6 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है। अवक्षय कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो ओजोन परत का अपरदन करता है ना, तो वो कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो CFC होता है CFC जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से है वो जाना जाता है, ये ओजोन परत को क्षय करने का काम है वो करता है। इनके वजह से दोस्तों जो है
हाल ही में मतलब आज से लगभग 20 से 50 साल पहले यहाँ पर है जो ओजोन छिद्र है वो पाया गया था, जो अंटार्कटिका में है ओजोन के छिद्र होने की वजह से जो होल है वो दिखाई दिया हुआ था। यहाँ पर इसके लिए जो ओजोन सुरक्षा के लिए, ओजोन के से सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर 2 बार है वो सम्मेलन भी वो किया जा सके। एक बार है 1985 में है वो सम्मेलन है इसको बैठाया गया था, जिसका वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है 1985 में। और दूसरा सम्मेलन होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन है वो 1987 में है, ये सम्मेलन है वो रखा गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर ओजोन परत हानिकारक है ट्रोपोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, ए बी दोनों में, या फिर यह विकिरण की आकृति पर निर्भर करता है। तो ओजोन परत कौन से परत के लिए हानिकारक है दोस्तों? तो ये आता जाता है आपका स्ट्रेटोस्फीयर है ना। स्ट्रेटोस्फीयर में है क्या हानिकारक होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 8वां प्रश्न है ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है? CO2, SO2, O2 या फिर CFC, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ओजोन छिद्र के लिए जो उत्तरदायी गैस है दोस्तों वो हो जाएगा आपका CFC, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से है वो जाना जाता है। ये ओजोन छिद्र है, पहली बार है दोस्तों अंटार्कटिका क्षेत्र में है, वहां पर है इसको देखा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की गहनता से पैदा होती है? वातावरण है दोस्तों, उसमें जो ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति है वो कौन सा गैस की वजह से है वो पैदा होती है? ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर अमोनिया। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 है वो बोला जाता है। CO2 की उपस्थिति की वजह से, ज़्यादा उपस्थिति होने की वजह से दोस्तों जो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति है वो पैदा हो जाती है, और जिसकी वजह से जो वातावरण का जो टेम्परेचर होता है वो लगातार बढ़ते जाता है। यहाँ पर जो सूर्य की किरणें वो आती जरूर है, लेकिन वापस है वो परिवर्तित होकर नहीं जा पाती, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वातावरण वायुमंडल का वो लगातार बढ़ते जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको लगातार 3 से 4 बार है वो पूछा जा चुका है। यहाँ पर हरित क्रांति लाने के लिए किसे सन 1970 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, जगदीश चंद्र बोस, अल्बर्ट आइंस्टीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 1970 में दोस्तों जिसको नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया था हरित क्रांति की वजह से, तो वो थे नॉर्मन बोरलॉग। इनके द्वारा 1960 में है जो हरित क्रांति है उसको लाया गया था, जिसके तहत उसको 10 साल के बाद उसको 1970 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, है ना। इसकी वजह से जो आपका जो जितनी भी फसलें है उसमें एक अलग से है क्रांति है वो आ गया था, है ना। और भारत में अगर हरित क्रांति के जनक के रूप में है दोस्तों यहाँ पर MS स्वामीनाथन को है वो जाना जाता है, जिसका हाल ही में 2023 में ही इनका क्या है निधन है वो हो गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर अम्लीय वर्षा की खोज इनके द्वारा की गई? जे थॉमसन के द्वारा, रॉबर्ट वॉरेन के द्वारा, रॉबर्ट स्मिथ की तरफ, फिर थॉमस एडिसन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अम्ल वर्षा है दोस्तों उसके जो खोज करता है वो है आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। रॉबर्ट स्मिथ के द्वारा है जो अम्ल वर्षा की खोज है वो किया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस साल में अम्ल वर्षा की जांच हुई थी? 1952 में, 1852 में, 1882 में या फिर 1982 में, है ना। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा जो अम्ल वर्षा की जो जांच किया गया था वो है 1852 में है, प्रथम बार है यहाँ पर अम्ल वर्षा की जांच है वो किया गया था। अम्ल वर्षा के जो खोज करता थे दोस्तों रॉबर्ट एम्स स्मिथ है उसको माना जाता है, और इसके लिए जो उत्तरदायी गैस होते हैं अम्ल वर्षा के लिए जो उत्तरदायी गैस होते हैं उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, ये प्रमुखतः जो अम्ल वर्षा को उत्प्रेरित करते हैं। ये गैस जो है दोस्तों जो वायुमंडल में उपस्थित है उसके आर्द्रता के साथ क्या करते हैं क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल है वो बनाते हैं, है ना। जब ये जो वर्षा में है फिर मिल जाते हैं और तो फिर जो वर्षा है उसको जो जलीय प्रकृति है उसको अम्लीय हो जाती है, जिसकी वजह से इसको अम्ल वर्षा है वो कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा जो सूचना केंद्र है दोस्तों यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र है उसकी जो स्थापना है ना, उसकी जो स्थापना है वो कब किया गया था? 1852 में है वो किया गया था, और इसका जो मुख्यालय है ओस्लो नाम का है ना। ओस्लो है वो नॉर्वे में,
नार्वे में है, इसका मुख्यालय वो स्थित है, ओस्लो नार्वे में स्थित है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन हरित गृह गैस नहीं है? मेथेन, CFC, SO2 या फिर N2 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हरित गृह गैस नहीं है दोस्तों, है ना, तो ये इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन E है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मेथेन, CFC, SO2, N2 ये सभी क्या है, हरित गृह गैस है। क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 होता है, मीथेन होता है, आपका मेथेन भी है, साथ में हाइड्रोकार्बन है ना, सॉरी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले, साथ में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ये है, और साथ में हेक्साफ्लोराइड है, SF6 होता है, इसका जो आणविक संरचना है वो SF6 होता है, और नाइट्रस ऑक्साइड है जो N2O है। तो ये जो प्रमुखता है ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं, है ना। तो ग्रीन हाउस प्रभाव की जो संकल्पना है दोस्तों वो किनके द्वारा दिया गया था? तो ये इनकी जो संकल्पना है वो जोसेफ फोरियर के द्वारा है वो दिया गया था। जोसेफ फोरियर है उनके द्वारा है जो ग्रीन हाउस प्रभाव उसकी संकल्पना है वो दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कर जो उत्तर है उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों कौन सा है सूची 1 और सूची 2 में? वस्तु दिया है सूची 2 में, और यहाँ पर जो स्फीयर है उसको दिया गया है, तो आपको बताना है। तो लिथो स्फीयर है दोस्तों वो किस में आता है? आपका जो लिथो स्फीयर है उसमें आपका मृदा है वो आ जाता है। हाइड्रोस्फीयर में आपका जो जल है से संबंधित है वो है। एटमोस्फेयर है उसमें गैस का मिश्रण है वो आ जाता है, और बायोस्फीयर है उसमें आपका जीवित वस्तु है वो आ जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 15वां नंबर का, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैश्विक तापमान क्षमता में निम्न में से कौन सी गैस कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में समर्थ है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर वैश्विक तापमान क्षमता में दोस्तों जो कौन सी गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में समर्थ है? तो यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उससे ज्यादा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है वो भी है, और मीथेन भी। तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 16वां नंबर का। यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस गैस की वैश्विक तापमान क्षमता सर्वाधिक होती है? तो यहाँ पर जो सर्वाधिक तापमान क्षमता है तो दोस्तों वो आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड है वो इनकी है, उनसे ज्यादा सर्वाधिक तापमान है वो होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ऊंचाई की दृष्टि से वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग में, 4 भाग में, 5 भाग में या फिर 6 भाग में? तो ऊंचाई की दृष्टि से दोस्तों जो आपका वायुमंडल है उसको 6 भागों में है उसमें बांटा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसकी है? ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का या फिर हाइड्रोजन का? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो वातावरण है उसमें जो नाइट्रोजन गैस है उनकी जो प्रतिशत है वो सबसे ज्यादा है, इनकी जो प्रतिशत होते हैं 78% होते हैं। साथ में आपका ऑक्सीजन है उनकी जो प्रतिशत होती है वो 20.95% है वो होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है 0.003% होता है ना, और जो आपका हाइड्रोजन है वो 0.0005% है वो हाइड्रोजन है वो पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन से है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन? तो यहाँ पर जो हवा है दोस्तों उसमें जो सर्वाधिक मात्रा होती है वो नाइट्रोजन का होता है, जो कि क्या है, अक्रिय अवस्था में रहता है, जिसको निष्क्रिय अवस्था में है वो बोला जाता है। जो नाइट्रोजन है दोस्तों उसको पौधों के द्वारा है ना, इसको क्या है, नाइट्राइड और नाइट्रेट्स अवस्था में वो ग्रहण किया जाता है। सीधे सीधे डायरेक्टली वायुमंडल से नाइट्रोजन है उनको ग्रहण भी नहीं किया जा सकता। ये वातावरण में पूरा क्या होते हैं, अक्रिय अवस्था में। अगर ये सक्रिय अवस्था में होते हैं दोस्तों तो ये जो पूरा तापमान है वायुमंडल का जो तापमान है वो पूरा बहुत ही ज्यादा ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी जीव है वो जीवित नहीं रह सकता। जैसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध है ना, जिसमें बर्फ ही बर्फ है, वहां पर जीवन संभव है, वैसे ये हो जाता है। इसकी वजह से ये नाइट्रोजन है वो निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। और साथ में आपका ऑक्सीजन है दूसरे नंबर में आता है, जिसका जो आपको प्रतिशत है वो 20.95% है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है? कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड, यहाँ पर SO2 और NO2 है ना, और ओजोन है O3। तो यहाँ पर कौन है दोस्तों जो कि अम्ल वृष्टि का कारण बनता है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड है, ये अम्ल वर्षा का कारण बनती है। कारण क्या होता है? जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड है वो क्रिया करके जो आर्द्रता होती है, नमी होती है, उससे क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल है वो H2SO4 है वो बनाता है, और आपका जो नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 है ना, इसका निर्माण है वो कर लेता है, जिसकी वजह से ये क्या है, अम्लीय जो पीएच मान होता है, जो जल का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है 5.6% से कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये अम्लीय प्रकृति की हो जाती है और ये नुकसानदायक हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, ओजोन मंडल में या फिर आयन मंडल में? तो यहाँ पर जो पराबैंगनी किरणें हैं दोस्तों, उनका जो अवशोषण है वो आपका ओजोन मंडल है वहां पर है वो होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा क्या होती है दोस्तों? अम्ल वर्षा है बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के कारण है ये अम्ल वर्षा है वो होती है। सल्फर डाइऑक्साइड है वो सल्फ्यूरिक अम्ल में चेंज हो जाता है, और आपका नाइट्रस ऑक्साइड है ना, वो नाइट्रिक अम्ल में है वो परिवर्तित हो जाता है, जिसकी वजह से जो जल का पीएच मान है वो बहुत ही कम हो जाता है, 5.6 से कम हो जाता है ना, और फिर वो अम्ल का रूप है वो ना, क्योंकि जो दोस्तों जो आपका पीएच मान होता है 7 पर अगर रहता है तो वो उदासीन प्रकृति का, 7 से अगर ज़्यादा होता है 14 तक जाता है तो वो क्षारीय प्रकृति का हो जाता है, और 7 से जैसे ही कम हो जाता है 0 तक आता है तो यहाँ पर अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 23वां नंबर का, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायुमंडलीय अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? CFC, CH3, O3 या फिर SO2? तो यहाँ पर जो अम्लीय वर्षा के लिए जो उत्तरदायी गैस है दोस्तों वो होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड है वो होता है। यहाँ पर अगर नाइट्रस ऑक्साइड है दोस्तों वो दिया रहता है तो वो भी आता है। यहाँ पर जो ऑप्शन में आपका SO2 दिया है उसके वजह से यहाँ पर SO2 को लिया गया, तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, और N2 रहता तो दोनों को आपको लेना पड़ता। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 24वां नंबर के, यहाँ पर किस देश में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है? चीन में, जापान में, नार्वे में या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको यूपीएससी के एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें इस प्रश्न को है वो पूछा गया था। तो यहाँ पर सर्वाधिक अम्ल वर्षा है दोस्तों कौन से देश में होता है? तो वो होता है आपका नार्वे में है वो होता है। यहाँ पर जो नार्वे है दोस्तों वहाँ पर एक क्या है, ओस्लो है, ओस्लो नाम का है ना, नार्वे में ओस्लो नाम का मुख्य है क्या है आपका शहर है, वहाँ पर है जो अम्लीय वर्षा के लिए जो आपका मुख्यालय है उसको अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा अनुसंधान केंद्र उसका मुख्यालय ओस्लो में रखा गया, और इनकी स्थापना है वो 1852 में है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? सीसी पार्क ने, JNF जेसफ ने, या फिर जोसेफ फोरियर ने, या फिर एल जॉबलर ने? तो यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों उनकी जो संकल्पना है वो जोसेफ फोरियर के द्वारा है वो किया गया था, और इनके द्वारा बताया गया कि जो मुख्य ग्रीन हाउस गैस है उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, मेथेन गैस होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होता है, और हेक्सा फ्लोराइड है वो होता है, और साथ में नाइट्रस ऑक्साइड है। ये जो मुख्य ग्रीन हाउस गैस हैं वो होते हैं करके। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मेथेन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मेथेन ये सभी हरित गृह गैस है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव में ये आते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना, अम्लीय वर्षा, काली वर्षा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है दोस्तों? तो ये होता है गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के जो वातावरण है उसका गर्म कर देते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर,
आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है? चीन, जापान, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चीन एक ऐसा देश है जहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उत्सर्जन है वो सबसे ज्यादा मात्रा में है वो होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 30वां नंबर का, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर 30वां नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों वो हो जाएगा, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों होती है? ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, धरती में जीवन के लिए क्या है, हानिकारक प्रभाव भी देते हैं और उसके लिए बहुत सारे लाभदायक भी प्रभाव। कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों, इसके वजह से क्या है, तो आपका जैसे अग्निशामक यंत्र है वहां पर है इसका उपयोग है, कार्बन डाइऑक्साइड है उनका उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से जो आग लगा रहता है उसको बुझाने में है तो काम करते हैं। तो ये फायदे के लिए है, लेकिन हानिकारक क्या है, ये ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है और साथ में वातावरण का जो तापमान है उसको बढ़ा देता है ना, तो इसकी वजह से इसके साइड इफेक्ट भी है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों होती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से सर्वाधिक शीत क्षेत्र कौन सा है? ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर या फिर थर्मोस्फियर। जो सबसे जो शीत क्षेत्र है दोस्तों या फिर ठंडा क्षेत्र है तो वो कौन होता है? आपका मेसोस्फियर है वो होता है, ये सबसे ज्यादा ठंडा क्षेत्र होता है अन्य मंडल से। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोनोस्फीयर में ओजोन का निर्माण होता है ऑक्सीजन एवं ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं ऑक्सीजन से, क्लोरीन जल एवं ऑक्सीजन से, फिर नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से O2+O है दोस्तों, है ना, O है। तो यहाँ पर जो आपका O3 है उसका निर्माण है वो करता है, O2 और O मिलकर आपका ओजोन का निर्माण करता है और फिर ये चेंज होते हैं तो एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या है, एक ओजोन है उसका निर्माण है वो हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, ओजोन मंडल या फिर मध्य मंडल में। तो ऊंचाई के साथ जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं दोस्तों उसमें उसका जो तापमान है वो नीचे गिरता जाता है। तो कौन से मंडल में होता है? तो ये है क्षोभ मंडल में है वो होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो गलत कथन है उसको पहचानना है और आपको आंसर बताना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत क्षय के लिए उत्तरदायी है, हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, ओजोन सूर्य से पृथ्वी तक अवरक्त विकिरणों को पहुंचने नहीं देता है, या फिर अम्ल वर्षा का मुख्य कारण नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड है। तो यहाँ पर दोस्तों जो गलत कथन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल गलत है कथन है, क्योंकि ओजोन है वो सूर्य से पृथ्वी तक अवरक्त किरणों को देता है बोला है। तो यहाँ पर अवरक्त किरण नहीं है, यहाँ पर जो यूवी किरण है अल्ट्रावायलेट रेस है उनको है ये अवशोषित करता है और पृथ्वी तक है वो आने से रोकते हैं। बाकी आपका पहला दूसरा और जो डी है ए बी और डी है वो बिल्कुल सही कथन है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको लेबर इंस्पेक्टर की एग्जाम होता दोस्तों 2016 में, उसमें इस प्रश्न को है वो पूछा गया। तो वायुमंडल से ऊंचाई के संबंध में निम्नलिखित का सही क्रम है, जो घटता क्रम है ना, उसको चुनना है आपको, घटते हुए क्रम में चुनते जाना है। तो यहाँ पर कौन से आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर सबसे पहले आपका आ जाएगा थर्मोस्फीयर है, पहले आ जाएगा, फिर आपका मेसोस्फीयर आ जाएगा, फिर आपका स्ट्रेटोस्फीयर आ जाएगा और आपका जो ट्रोपोस्फीयर है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इसके जो ऊंचाई की बात करते हैं तो दोस्तों तो सबसे पहले देख लेते हैं आपका जो जो क्षोभ मंडल होता है जिसको ट्रोपोस्फीयर बोला जाता है ना, ट्रोपोस्फीयर बोला जाता है, उनकी जो ऊंचाई होती है वो 18 से 50 किलोमीटर के बीच में होती है आपका, है ना। उसके बाद आपका जो समताप मंडल है स्ट्रेटोस्फीयर वो होता है आपका 18 से, है ना, स्ट्रेटोस्फीयर है वो
सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ है वो मैं मिस्टेक से बता देता है। स्ट्रेटोस्फीयर क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर है दोस्तों वो है 18 से आपका 50 किलोमीटर होता है। ट्रोपोस्फीयर है वो आपका 0 से 18 किलोमीटर तक क्या होता है ना, जिसको क्षोभ मंडल बोला जाता है, वो 0 से 18 किलोमीटर में होता है। स्ट्रेटोस्फीयर है वो 18 से 50 किलोमीटर में होता है। उसके बाद जो आपका मध्य मंडल, जिसको मेसोस्फीयर बोला जाता है ना, उनकी ऊंचाई वो 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है वो होता है। और थर्मोस्फीयर की बात करें दोस्तों, जिसको ताप मंडल है वो बोला जाता है, तो उनके जो ऊंचाई है वो 80 से आपका 640 किलोमीटर के बीच में है वो होता है। और लास्ट होता है आपका एक्सोस्फीयर, जिसको वही मंडल है वो बोला जाता है, तो उनका जो ऊंचाई है वो 600 से अधिक होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बढ़ते क्रम में देखें तो आपका चौथा पहले में आ जाएगा, फिर आपका जो तीसरा है मेसोस्फीयर हो जाएगा, फिर आपका स्ट्रेटोस्फीयर आ जाएगा, और फिर आपका लास्ट टाइम में आपका ट्रोपोस्फीयर है वो आ जाता है। तो दोस्तों ये 35 प्रश्न आप लोगों को कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।